हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की तरफ से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। इससे पहले की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब के निर्माण कैंपस के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप सबकी सुविधा के लिए आपकी इस क्लास के अंत में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सारी क्लासेस के लिंक डाल दूँगी। DECE 1 और 2 की क्लासेस हमारी मैं कंडक्ट कर चुकी हूँ। DECE 3 की क्लास जो है वो अभी हमारी चल रही है। यूनिट 17 हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के बारे में अभी तक पढ़ा है। इसके बाद है हमारा स्किल्स एसोसिएटेड विद मैनेजिंग। हम जितना भी मैनेजमेंट में जो प्रोसेस था, क्या क्या इन्वॉल्व था उसमें, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उस मैनेजमेंट को अच्छी तरह से चलाने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए हैं। ठीक है, अच्छी मैनेजिंग स्किल्स है ना, मैनेजमेंट को अच्छी तरह से चलाने के लिए जो अच्छी स्किल्स चाहिए होती हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि जो स्किल्स हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए, है ना, इफेक्टिव होनी चाहिए। जो कोई भी इंसान मैनेज कर रहा है, सब कुछ मैनेजमेंट को चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ के लिए, और उसमें स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो मैनेज अच्छी तरह से कर सके, प्लानिंग अच्छी तरह से कर सके, कंट्रोल अच्छी तरह से कर सके, ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से कर सकते, लीडरशिप अच्छी तरह से दिखा सके, और फाइनली फिर डिसीजन भी ले सके कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सही है। हर केस में क्या है कि हमें स्किल्स का एक अलग तरह का सेट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ह्यूमनाइजेशन का कैंप ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए अलग तरह के बंदे चाहिए हैं, अलग तरह की स्किल चाहिए है। किसी फैक्ट्री को मैनेज करना है तो उसके लिए अलग तरह की स्किल चाहिए है। इस तरह से हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह की स्किल चाहिए होती है। अब हम इन स्किल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास प्लानिंग स्किल्स। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंडर आप ये सीखेंगे कि प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या होता है प्लानिंग का प्रोसेस। आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस तरह से प्लान करना है ताकि जो एक्शन है, आपने जो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, वो आपका बहुत अच्छा रहे। क्या एक्शन लेना है आपने कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, या कोई भी कंपोनेंट है, जिसको अचीव करने के लिए आपने जो गोल्स बनाए हैं, वो गोल्स आपके फ्यूचर एक्शन को डिसाइड करने में, अचीव करने में प्रॉपर होने चाहिए। अब आप में प्लानिंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है ना, जब आप में प्लान अच्छी तरह से करने की स्किल होगी, ठीक है, तो आप क्या है, गोल्स को अचीव करने के लिए जिस तरह की भी प्लानिंग चाहिए होगी, आप उस तरह की प्लानिंग करेंगे। अब किसी भी चीज को जो प्लान करने की स्किल है,
उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए कि एक इंसान में किस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से प्लान कर सके। जैसे कि आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या गोल्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर आप उनके बारे में सोचिए, ठीक है ना, फिर आप उनके बारे में सोच सकते हैं। फिर आप कि फ्यूचर में आपको हो सकता है ये आपको बदलाव करने पड़े, ठीक है ना, कि फ्यूचर में आपको ये बदलाव करने पड़े, उसको आप देखिए कि आपको क्या ऐसी गोल्स बनाने हैं या किस तरह से प्लानिंग करनी है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई चेंजेस करने पड़े। फ्यूचर में चेंजेस क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई ना कोई अफेक्ट कर रहा होगा। तो इसकी वजह से क्या है, हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई चेंजेस करनी पड़े, उसके बारे में भी आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। फिर आप लोगों को स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करना है। कौन सी स्ट्रेटजीज को आपको सेलेक्ट करना है? जो कि आपको जो भी कोई गोल्स बनाए हैं आपने या आपने कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है ना, उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिल सके, ऐसी स्ट्रेटजीज हमने सेलेक्ट करनी है। फिर आपको स्टैंडर्ड्स भी सेलेक्ट करने हैं। अब वो स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं जो आपको सेलेक्ट करने हैं? ताकि आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं उसको आप प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सके। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है ना, उसका रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये था हमारा प्लानिंग स्किल्स कि किसी भी चीज़ को प्लान करने की जो स्किल्स हैं वो होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा आता है कंट्रोलिंग स्किल्स, ठीक है। अब हमने प्लान किया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए प्लानिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारा आता है कंट्रोलिंग स्किल्स, ठीक है ना जी। अब कंट्रोलिंग स्किल्स में क्या आएगा? किसी भी मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए ये पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि जो रिजल्ट्स हैं क्या वो प्लान को मैच करते हैं। मतलब कि आपने जब कोई प्लानिंग की है, ठीक है, क्या आपके जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपकी प्लानिंग को मैच कर रहे हैं। जैसे कि आपने, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, मान लीजिए आपने बच्चों के ऊपर ही कोई रिसर्च करनी है, तो आपने ये प्लान किया कि हमने बच्चों का माल नरिशमेंट स्टेटस जो है वो चेक करना है, ठीक है। आप ये देखेंगे कि क्या जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो माल नरिशमेंट को डिपिक्ट करते हैं।
अगर आपके रिजल्ट्स में कोई भी डिफरेंस आए या कोई और प्रॉब्लम्स आए उनके बीच में, तो हमें उनको कंसीडर करना चाहिए और उनको ठीक करने के लिए कोई ना कोई करेक्शंस जो हैं वो भी करनी चाहिए। जो भी हमें कोई ज़रूरी लगती हैं। ये जो स्किल है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? कि जो भी आपने कोई स्टैंडर्ड्स को प्री डिटर्मिन किया है ना, उसका मेजरमेंट जो है वो फेयर होना चाहिए, है ना। उसका जो मेजरमेंट है वो फेयर होना चाहिए। अब जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है ना, कोई भी एक्टिविटी को अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर आप कभी कंट्रोल करना चाहें उसको, ठीक है, तो आप उसको, मतलब अगर आपने वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर आपको उसको कंट्रोल करना होता, ठीक है, या आपको करना ही पड़ जाता उसको कंट्रोल, ठीक है ना, तो आपको उसकी एक्टिविटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपने कंट्रोल करना है, फिर आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप ये असेसमेंट कर सकें कि अब ऐसा कौन सा एक्शन है ना, अब ऐसा कौन सा एक्शन है जो आपको लेना पड़ेगा, है ना, अब ऐसा कौन सा एक्शन है जो आपको लेना पड़ेगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं उसको हम करेक्ट कर सकें। फिर आपने जो भी कोई एक्शन लेने हैं चीज़ को ठीक करने के लिए, उसको कैसे शुरू करना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा सबसे पहले प्लानिंग स्किल, फिर कंट्रोलिंग स्किल, अब हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्लानिंग जब हम करते हैं उस टाइम पे हम क्या क्या चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि हम क्या अचीव करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है हमें, आइडेंटिफाइज को कि कौन अचीव करेगा और क्या अचीव करेगा और कितना टास्क होगा जिसको कि वो डिवाइड करेगा और फिर अकम्प्लिश करेगा। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले होता है कि एक स्पेसिफिक जॉब को आइडेंटिफाई करना, फिर
मतलब जब जॉब की सिमिलर नेचर होती है, ठीक है, उनकी फिर ग्रुपिंग करना, फिर ये डिसाइड करना कि एक ग्रुप में कितनी नंबर ऑफ जॉब्स को आपने इंक्लूड करना है, ये डिसाइड करना। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि कितने लोग हैं जो कि डायरेक्टली सुपरवाइज, जिनको एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर सकता है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंचार्ज होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज होता है वो पोजेस करता है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या एबिलिटीज आपको चाहिए होंगी वो आप देख लेते हैं। कौन कौन सी एबिलिटीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने एनालाइज करना है और वेरियस टाइप्स की जॉब्स को डिस्क्राइब करना है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आपने लोगों को जॉब्स में सेलेक्ट करना है कि कौन से लोग आपने रखने हैं जॉब में, उनको ट्रेन करना है और पीपल को इंडक्ट करना है। ठीक है ना जी। मतलब कि आपने इंडक्ट मतलब शामिल करना है। फिर आपने वर्किंग रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करना है कि किसने कौन सा काम करना है, ठीक है, और उसको लिंक अप करना है कि किसने किसके साथ मिलके काम करना है। जैसे कि अथॉरिटी को डिफाइन करना है ना, कि किसकी क्या अथॉरिटी रहेगी इसमें, किसका किसके साथ क्या रिलेशन होगा, है ना, और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कौन किसके ऊपर कंट्रोल करेगा। और कौन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए कंट्रोल करेगा, कौन कम टाइम के लिए कंट्रोल करेगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स के अंडर आती हैं। ठीक है। फिर आपने देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमने किसी को अथॉरिटी दी थी, है ना, उस बंदे ने जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर नहीं निभाई है अपनी, या किसी बंदे का किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना, प्रॉपर लिंकअप नहीं हुआ, तब आप उनके वर्किंग लिंक्स को बदल भी सकते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर ऐसा तभी ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, या ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में या स्ट्रेटजी में या कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ गए, तभी आप जो हैं लिंक्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करें। कर लेते हैं कि ये देखने के लिए कि कैसे एक बंदा जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। जैसे कि कहते, मान लीजिए आप एक पैरामेडिकल वर्कर को देख रही हैं, सॉरी, आप एक पैरामेडिकल वर्कर हैं और आप गांव में स्कूल के बच्चों की बेसिक हेल्थ और हाइजीनिक हैबिट्स को देख रही हैं। ठीक है, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए शहर के अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आप अवेलेबल हैं और अवेयर भी हैं। अब अगले जो नेक्स्ट विलेज है उसमें क्या है कि जो मलेरिया का एपिडेमिक है ना, जो मलेरिया का एपिडेमिक है वहाँ, मतलब मलेरिया जो है वो वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना है ताकि आप अपने विलेज में मलेरिया को फैलने से रोक सकें। ठीक है ना, कि हमारे गांव में जो मलेरिया है वो
ना फैले। अब आपको इसके लिए जॉब्स को आउटलाइन करना है ना, सिमिलर जॉब्स के ग्रुप बनाने हैं और उनको ड्यूटीज असाइन करनी है। हर एक बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो देनी है, और हर बंदे का नाम लेके ये बोलना है कि आपको इस टाइम पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने 8 कोवर्कर्स और 10 वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, आप उसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा लीडिंग स्किल्स। कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हमने मैनेज करना है तो उसके लिए लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकें, फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव करने का टारगेट बनाया है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब लीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि लीडर जो है वो सारी वैल्यूज़ को समझे, परसेप्शंस को समझे, किसका ग्रुप के मेंबर का क्या एटीट्यूड है, क्या उनकी पर्सनैलिटी है, उसको समझना लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लीडरशिप की जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है कि आप फॉलोअर्स को कितना प्रभावित करते हैं। पहले आप उनकी एबिलिटीज़ को समझिए, ठीक है, फिर आप दूसरों के ऊपर अपना इम्पैक्ट जो है वो डाल सकते हैं। अब जो लीडिंग स्किल्स होती हैं वो मैनेजमेंट सिचुएशन को ही अप्लाई होती हैं। अब हम उनको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर एक फिगर दी गई है उससे हम समझ सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये लीडर है, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बात करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लोगों को पहचानने की और सिचुएशंस को पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें सिचुएशन को असेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए और किस तरह के बिहेवियर की ज़रूरत है ये एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, मैकेनिज़म्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, इस चीज़ की एबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप की क्या परफॉर्मेंस है काम में, उसके बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं उसमें मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, उन सबको प्रचलित करने की ज़रूरत होती है। अच्छी मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि हमें एक अच्छा और टाइम पर डिसीज़न बनाना है। अब जो डिसीज़न मेकिंग स्किल होती है उसको हमें उसको हमें यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने हर कोर्स ऑफ एक्शन को इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, ताकि अगर हमने किसी चीज़ को इवेल्युएट किया है तो फिर हम इस कोर्स ऑफ एक्शन को ले भी सकें और जैसे कि प्रोज और कॉन्स के टर्म्स में या फिर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म्स में हम उसको ले सकें। फिर हम ज़्यादा रैशनल चॉइसेस को बना सकें जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें से। ठीक है जी, इसके बाद हमारा आता है ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन। कहते कि यहाँ पर एक और तरीका है कि हम इन स्किल्स को देख सकते हैं, जैसे कि हम इन स्किल्स को उनके टाइप्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्लासिफाइंग का ऑल्टरनेटिव वे देखें, उसके बेसिस के ऊपर
जो स्किल्स होती हैं, जो एक इंसान को चाहिए होती हैं, ठीक है ना, उसको हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स। ठीक है ना जी। सबसे पहले अब हमारी आती हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें रिसोर्सेज के साथ काम करने की एबिलिटी होती है किसी भी एक्सपर्टाइज के पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट है, उसको पता होना चाहिए कि कैसे अकाउंट्स को रखना है और कैसे टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करना है। अब हम ऑपरेशनल डे टू डे लेवल के बारे में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल जो होता है ना, उसको टेक्निकली एक्सपर्टाइज होना चाहिए ताकि वो अपने काम में अच्छी तरह से डील कर सके। एक बंदा जो बच्चों के प्रोग्राम में किसी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, जैसे कि वहाँ पर सारे वर्कर्स के जॉब के टेक्निकल एस्पेक्ट को जानने की ज़रूरत होती है ताकि वर्क को इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सके। अब जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो किस चीज़ पे भरोसा करती हैं कि किसको समझना है ना, एक्टिविटीज़ को समझना है और प्रोफिशिएंसी क्या है, एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या क्या चाहिए है और किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। पर्टिकुलरली इसमें क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होंगी और क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होंगे। चाइल्ड केयर सेंटर में हमें बच्चों की हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करना है, ठीक है, और प्ले स्कूल में हमें बच्चों के एक्टिविटी लोड को प्लान करना है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी है। ये भी जॉब्स की एग्जाम्पल है जहाँ पर टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं और मेनली उनको ही प्रीडोमिनेट जो है वो किया जाता है। अब जितनी वोकेशनल स्किल, जितनी भी वोकेशनल होती हैं ट्रेनिंग्स या फिर कोई भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं वो टेक्निकल स्किल्स के इनपुट को इंक्लूड करती हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ी टेक्निकल स्किल, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि एक जो ग्रुप का मेंबर है वो ग्रुप का मेंबर होने के नाते कैसे उसमें योग्यता होती है ताकि वो इफेक्टिवली जो है काम कर सके, कैसे वो इफेक्टिवली काम करने की उसमें एबिलिटी हो और वो अपनी टीम में ही कोऑपरेटिव एफर्ट्स भी करे काम को इफेक्टिवली करने के लिए। जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी होती हैं, ठीक है,
वो सारी एक्टिविटीज़ को हमें करने के लिए हमें दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल को ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसके सुपरवाइज़र को परसेप्शंस को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि क्या इक्वल सबॉर्डिनेट सबको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम इफेक्टिवली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अगर आपके पास हाईली डेवलप्ड ह्यूमन स्किल्स हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास कोई हाईली डेवलप्ड ह्यूमन स्किल्स हैं तो आप अपने खुद के एटीट्यूड के बारे में भी अवेयर होने चाहिए कि क्या अजम्पशंस है, क्या दूसरे बंदों के बारे में या ग्रुप के बारे में आपके क्या बिलीफ हैं, है ना। आपको उनकी लिमिटेशंस भी देखनी है कि उनमें क्या कमियां हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको उनमें देखनी है ना। आपको अपना मन जो है वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि दूसरों के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, क्या परसेप्शंस हैं, वो सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा, है ना, चाहे वो दूसरों से अलग ही क्यों ना हो। अब जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो एक इंसान को इस योग्य बना देते हैं कि वो अपने वर्क एटमॉस्फेयर को खुद बिल्ड कर सके, है ना। किस तरह का वर्क एटमॉस्फेयर बना सके कि अप्रूवल मिले और सिक्योरिटी हो, जहाँ पर लोग बिल्कुल एज अ सबॉर्डिनेट काम करें, बिल्कुल फ्रीली वो काम करें, वो अपने आप को फ्रीली ही एक्सप्रेस भी कर सकते हैं बिना डर के। जो दूसरे लोग हैं वो ये फील करें कि वो प्लानिंग में, है ना, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि उनको खुद को ही डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। एक पर्सन जब उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप हुई ह्यूमन स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से ही एक्ट करता है ना, दूसरों के पर्सपेक्टिव पहले लेके फिर उसी अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। ह्यूमन स्किल्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको नेचुरली और कॉन्शियसली ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा और लगातार डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास कंसेप्चुअल स्किल्स। ये जो स्किल्स होती हैं, कंसेप्चुअल जो स्किल्स होती हैं, ये इस बात को रेफर करती हैं कि आप में इस चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक होल की तरह, कंप्लीट की तरह आपको ऑर्गेनाइजेशन को देखने की आप में एबिलिटी हो। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं कि आप में एबिलिटी हो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग पार्ट्स को, कि उनके क्या क्या काम हैं, इनको पहचान सकते हो और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं या नहीं है, इस चीज़ को भी आप पहचान सकते हो। ये जो स्किल्स होती हैं ये आपको इंडिविजुअली अवेयर करनी होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पार्ट है अगर उसमें कोई बदलाव आ रहा है, क्या वो दूसरे को भी अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने चाइल्ड केयर सेंटर में मिड डे मील की स्कीम को शुरू करते हैं, ठीक है, तो आप जो है
कि आपके डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको रिकॉग्नाइज करना है। सिर्फ कॉस्ट के ऊपर ही नहीं, क्या प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी चीज़ आपको देखनी है। पर अगर हम वर्क के रिजल्ट की बात करें, जैसे कि कितना काम जो था वो आपने रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में किया, कितना टाइम लगाया, कितने एफर्ट्स आपके इन्वॉल्व थे प्रेपरेशन करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर सुपरविजन को बढ़ाने में काम की, और हाइजीन को मेंटेन करने में, क्लीनलीनेस को प्रॉपर मेंटेन करने में, है ना। पेरेंट्स की क्या परसेप्शन थी मील के बारे में, बच्चों की क्या परसेप्शन थी मील के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में कि क्या रिजल्ट आएगा आपके काम का। इसके बाद है हमारे पास रोल, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सुपरवाइजर, कि एक जो सुपरवाइजर है उसका क्या रोल होगा, क्या फंक्शन होंगे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एक जो सुपरवाइजर है उसका मतलब है कि अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग लोगों को सुपरवाइज करना। कुछ लोग, कोई भी जो बंदा किसी भी काम में थोड़ा सुपीरियर होता है उसी को ही वो सुपरवाइजर मान लेते हैं कि यही है जो हमारा सुपरवाइजर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मैनेज करने की जो एक्टिविटी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कि लोगों को सुपरवाइज करना, जो कि सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हों। ठीक है ना, कि हमने ये मैनेज किया। सुपरवाइजर जो है वो उन चीज़ों को मैनेज करेगा और लोग जो हैं लोगों को मैनेज करेगा, लोग उसको रिपोर्ट करेंगे कि आज हमने ये काम किया, आज हमने ये काम किया। अब जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन है टर्म सुपरवाइजर की वो ये है कि सुपरविजन का फर्स्ट लेवल, कि लोग जिसको कि वर्कर रिपोर्ट करेंगे। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को चला रही है, जो वर्कर्स हैं वो लोग होते हैं जो कि बेसिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ खेलना या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। इसके लिए वो बेसिक एक्टिविटीज़ को करते हैं, बच्चों को फीड करना, बच्चों के साथ शेड्यूल के अकॉर्डिंगली और कामों को करना। अब जो सुपरवाइजर्स हैं वो कई केसेस में लोग जो कि फिजिकली कुछ भी परफॉर्म नहीं करते कभी भी, या हैंड्स ऑन काम नहीं करते कभी भी, है ना, इसकी बजाय वो डायरेक्ट अपना काम करते हैं और अपने काम को खुद ही देखते हैं। उस केस में वो सुपरवाइजर को कुछ भी नहीं समझते हैं। अब जो सुपरवाइजर का काम है उसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है, कि लोगों को काम के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, और लोगों के लिए काम को असाइन करना ताकि वो काम को कर सकें, शेड्यूल को बनाना, वर्क को प्लान करना, लोगों को अप्रेज करना, एम्प्लॉयज़ को काउंसल करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिसीजन बनाने, सबॉर्डिनेट्स को डिसिप्लिन करना, लोगों को ट्रेन और डेवलप करना, और ये पक्का करना कि हर दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेड्यूल के हिसाब से ही हो रही हैं या नहीं। अब अगर हम सुपरविजन की बात करें तो सुपरविजन में यहाँ पर क्या क्या आएगा, कि सुपरवाइजर कौन होता है, जो सारी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर सुपरविजन की बात करें, ठीक है, सुपरविजन जो है वो कैसे डिफाइन होती है, कि जब दूसरे लोगों के द्वारा
जॉब को कर लिया जाता है, उसको हमने सुपरवाइज कर दिया, ठीक है, उसको हमने ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि क्या सुपरविजन जो थी गुड थी, है ना। हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है ना, या फिर यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, किस तरह की क्वालिटी हुई है ना। और जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने सुपरवाइज़र को कैसे लिया, किस तरह की उनकी फीलिंग आई उसके लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं सुपरविजन में आती हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेशन है, ठीक है। चिल्ड्रन डे में सेलिब्रेशन के लिए अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो उसमें जो डेडलाइन दी गई थी सारे कामों को करने के लिए, जब आप वो डेडलाइन को पूरा कर लेते हैं, मतलब सारा काम उसी डेट तक पूरा कर लेते हैं, पर जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं और बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं, इसको फिर हम गुड क्वालिटी वर्क जो है वो नहीं बोलेंगे। सिर्फ डेडलाइन को पूरा करना ही जो है वो खुशी की बात नहीं होती है, पर जब हम मोरेल की महत्व को ही जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, फिर डेडलाइन जो अकेली है वो क्वालिटी ऑफ वर्क को डिसाइड नहीं करती है। जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, उस काम कर रही सिचुएशन में जब आप लोगों के साथ डील करेंगे, उनके काम को स्पेशली देखेंगे, उनके क्वालिटी ऑफ वर्क को देखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी एक जॉब है जिसमें आपको मैच्योरिटी चाहिए है और आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है कि अगर कोई काम नहीं ठीक कर रहा है तो आपको वो बातें जो हैं वो उनको बोलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सुपरवाइजर। अगर आपको गुड सुपरवाइजर बनना है तो आप में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? कि आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप लोगों के साथ बड़ी इफेक्टिवली बोल्ड तरीके से बात कर सको। सुपरविजन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने की विलिंगनेस होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि मतलब एक तो सुपरविजन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि ये काम ऐसे कर रहे थे तो ऐसे ही करना था, हो सकता है कि वर्कर्स ने और अच्छे तरीके से किया हो, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी चीज़ की ले, कोई काम सही हुआ है कोई गलत हुआ, अगर सही की ले रहा है तो गलत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए वो, ठीक है। एम्पथी को क्रिएट करने की योग्यता होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर उसका होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा क्लोजली इनकी तरफ देखें तो हम इनको एक बार एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हम किसी के थ्रू कोई काम ले रहे हैं, है ना, तो हमें उनसे बात करने की ज़रूरत होती है, उनसे उनका फीडबैक लेने की ज़रूरत होती है। अब जो अच्छी सुपरविजन है उसमें ओरल कम्युनिकेशन भी चाहिए होती है और रिटन कम्युनिकेशन भी चाहिए होती है, ठीक है। अब वो किस तरह की चाहिए होती है ये टोटली डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन की डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी क्या है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स हैं और क्या प्री रिक्वेस्ट्स हैं। कहते कि क्या अब आप बता सकते हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? अगर हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को रिकॉल करें, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि मैसेज जो है वो रिसीवर्स तक बिल्कुल अगर सही पहुंचता है तो आप एक गुड कम्युनिकेटर माने
जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन सुपरविजन। कहते कि जो लोग हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, हर किसी के साथ डील करने का, काम करने का, है ना, और उसको अलग होने की ज़रूरत भी होती है। हर इंसान जो है वो सेम नहीं हो सकता है। कहते कि जब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तब आपको इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। ठीक है, अब लोगों से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो एक जो अच्छा सुपरवाइज़र होगा वो अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको अपने तरीके के साथ लोगों को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, है ना। ये देखते हुए कि हर इंसान की जो होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो ज़रूर होता है। नेक्स्ट है हमारा विलिंगनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते कि आपने ये भी सीखा होगा कि जब अथॉरिटी को सौंपा जाता है या सौंपा जा सकता है, तो जो काम असाइन किया गया होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज़र की होती है। अगर कोई सबॉर्डिनेट एक्चुअल में काम को कर रहा है तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सुपरवाइज़र की। उस सेंस में क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम सच में सौंप नहीं सकते हैं। अब जो गुड सुपरवाइजर्स हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत होनी चाहिए कि उनके वर्कर्स जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनके जो वो खुद काम कर रहे हैं और जो उनके अंडर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो उनके हर तरह के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। नेक्स्ट है हमारा डिसिसिवनेस, डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसकी क्या विशेषता है कि मैनेजमेंट के सारे लेवल्स में सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंक्लूड होनी ज़रूरी है। एक अच्छे सुपरवाइज़र का मतलब ये है कि वो सारे डिसीजंस को ले और जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो डिसीजंस को पोस्टपोन ना करे, सिर्फ इस वजह से कि अब उसके पास टाइम नहीं है या डिसीज़न लेना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर कोई वर्कर जो है वो कॉपरेट नहीं करता है तो उसको डिसिप्लिन करने की भी ज़रूरत होती है और कई एक्शंस भी ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि इफ़ेक्टिव होने चाहिए ताकि डिसीज़न जो है वो टाइमली लिया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास एबिलिटी टू क्रिएट एम्पैथी। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनमें एम्पैथी होती है अपने ग्रुप के मेंबर्स से रिलेटेड, है ना। अपने ग्रुप के मेंबर्स को लेके उनके मन में एक सहानुभूति होती है।
जो अच्छी सुपरविजन है उसका यहाँ पर क्या मतलब है? उसका यहाँ पर मतलब है कि आप अपने काम की क्या नेचर है वो उसका मतलब है कि आप दूसरों के प्रति एक सहानुभूति को क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने काम की नेचर को लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके वर्क इन्वायरमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं उनके बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। इससे ये मदद मिल जाएगी कि लोग जो हैं अगर वो ओकेजनली कोई हार्श वर्ड्स के लिए भी ज़्यादा टॉलरेंट बन जाते हैं, रेप्रीमैंड हो जाते हैं और एप्रिसिएशन की कमी भी होती है। उसके बाद है इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। कहते कि ये एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन स्किल है उनके लिए जो लोग एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, उनके काम को देखना। जो सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हैं उनके काम को देखना। जो इनसाइट होती है वो एक इंसान को ये अलाउ करती है कि वो प्रॉब्लम्स को देखे, उसके कारण क्या हैं उसको देखे और कहाँ पर क्या मिस हुआ है उसको देखें। एक बंदे को ये इंसाइट अलाउ करती है कि वो सल्यूशंस को ढूंढे ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना आए। जो सक्सेसफुल सुपरवाइज़र होता है वो अपनी स्किल्स को यूज़ करता है ताकि दिए गए मैटर को हार्ट के साथ किया जा सके और उसमें सख्ती से कोई भी जजमेंट्स को ना किया जा सके जल्दी जल्दी में। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि जब वर्कर्स में से कोई भी एक किसी भी एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है, तब सुपरवाइज़र जो है इंसाइट जो है वो सुपरवाइज़र को इस लायक बनाती है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डिनायल है उसको समझे, वो मैटर के बिल्कुल अंदर तक जाए और उसका कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करे। इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज 6। ये हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद हमारी आ गई है समरी, फिर ये हैं हमारे आंसर सारी एक्सरसाइजेस के। इसके बाद हमारी शुरू होती है यूनिट 18। इसके बाद हमारा यूनिट 18 है जिसका नाम है ऑब्टेनिंग फंड्स एंड फॉर्मुलेटिंग अ बजट, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजटिंग फंडिंग, अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, बजट ऑफ अ चाइल्ड केयर सेंटर। गवर्नमेंट फंडिंग जो है उसमें क्या आता है कि जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस कंट्री के सारे सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में स्टेट की पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस होती हैं जो कि फॉलो की जाती हैं, जबकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून को बनाया जाता है। एक प्रिंसिपल जो कि स्टेट को ये निर्देश देता है कि आप लोगों के भलाई के लिए, भलाई की प्रमोशन के लिए एक सामाजिक ऑर्डर को सुरक्षित करें। इससे ये पता चलता है कि ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों कंट्री के, हमारे देश के लोगों को
की देखभाल करें। इस ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्सोनेंस में जो गवर्नमेंट है ना, वो इम्प्लीमेंट कर रही है और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को फंड भी कर रही है। कौन सी वेलफेयर स्कीम्स? जो कि अर्बन, रूरल और ट्राइबल एरियाज में चल रही हैं। इन स्कीम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो सीधे तौर पर एक प्रोग्राम को रन कर रही है जिसका नाम है ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रजिस्टर्ड वॉलंटरी एजेंसीज को फंड प्रोवाइड करती है। अब करंटली क्या है कि बहुत सारी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा फंड किया जाता है। ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर फॉर्मुलेट हुई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1953 में एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड को बनाया था, जो कि जितनी भी रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, एजेंसीज थी, उनको वो फंड्स को डिस्बर्स करते थे और ध्यान भी रखते थे। अब जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम ब्लॉक 1 में यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरी एजेंसीज के लिए ही हैं। कई वॉलंटरी एजेंसीज जो हैं वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंडर रजिस्टर हुई हैं। इस एक्ट के ऊपर जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो आप अपने शहर के किसी भी सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार के ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। सारे गवर्नमेंट फंडेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फिक्स बजट होता है और प्रोग्राम के फिक्स एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जो कि एक प्रेस्क्राइब्ड पैटर्न होता है उसमें ही बताए गए होते हैं। अब गवर्नमेंट की 2 पॉपुलर फंडिंग स्कीम्स हैं। सबसे पहली है ग्रांट इन एड फॉर क्रैचेस फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एंड एलिंग मदर्स, दूसरी है नेशनल क्रैच फंड। ठीक है, अब हम इनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी ग्रांट इन एड फॉर क्रैचेस, कि जो क्रैच जो मदर्स वर्किंग हैं और एलिंग हैं उनके बच्चों के लिए चलती हैं उनको ग्रांट दी जाती है। कहते कि हम इसके बारे में जो हमारी यूनिट 3 सी उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्कीम जो थी वो 1975-76 ईयर सेशन में लॉन्च हुई थी और इसको सेंट्रल सोशल वेलफेयर ने सेंटर में इम्प्लीमेंट किया था और सोशल स्टेट वेलफेयर बोर्ड ने सारी स्टेट कैपिटल्स में किया था इसको लॉन्च। ये जो स्कीम थी ये डे केयर सेंटर, ठीक है, जो कि 8 से 5 चलते थे और भी सर्विसेज जो कि बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए, जो कि बर्थ से 5 साल के बच्चों के लिए जो स्कीम्स थी वो इसमें प्रोवाइड की जाती थी। कौन कौन सी स्कीम्स थी? जैसे कि हेल्थ केयर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, स्लीपिंग फैसिलिटीज़, इम्यूनाइजेशन, प्ले एंड क्रिएशन बच्चों के लिए, वो सारी इसमें प्रोवाइड की जाती थी। इस स्कीम के अंडर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस थी वो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती थी। मेनली उन लोगों को प्रेफर किया जाता था जिनको कि चाइल्ड केयर सेंटर रन करने में कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो, जैसे कि क्रैच और बालवाड़ीज। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर्ड हो या फिर पब्लिक ट्रस्ट के अंडर लॉ के अंडर पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो। इस स्कीम के अंडर अगर जो भी कोई हेल्प्स हैं उसके लिए एलिजिबल होने के लिए एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़े से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो देखने हैं हमें। ये एक प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड मैनेजिंग बॉडी होनी चाहिए। इसके पास पावर्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए वो सारी ड्यूटीज़, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट होगा। इनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इनके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और बंदे होने चाहिए जो कि स्कीम को शुरू कर सकें, है ना, और जिसके लिए इनको मदद की ज़रूरत, मतलब लोगों को ज़रूरत मदद देनी होती है। अगर ये स्टेट लेवल पे है या लोकल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल इसको रन कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए इसको रन ना करे। ये जो पर्टिकुलर स्कीम होती है ये ग्रांट इन एड प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब ये है कि ये बजट की कुछ आइटम्स के लिए आपको पैसे देती है। मतलब फंड्स का जो 90% होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन से आता है वो 10% ही होता है। अब जो स्कीम है उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं उनको दो कैटेगरीज में बताया गया है, रेकरिंग एक्सपेंडिचर और नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। रेकरिंग एक्सपेंडिचर में वो खर्चे इंक्लूड होते हैं जिनको कि हम पीरियोडिक बेसिस के ऊपर ही प्रोग्राम को रन करने के लिए इनकर करते हैं। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो कि एक ही बार होते हैं और उनको कई सालों के बाद सिर्फ दोबारा से इनकर किया जा सकता है। ये एक्सपेंडिचर्स एक व्हीकल परचेज करने के लिए हो सकते हैं या आइटम्स को, जैसे कि फर्नीचर, मैट्रेस, यूटेंसिल्स, ड्रम्स, है ना, एक नई यूनिट को सेट करने के लिए। कुछ सालों में ये जो आइटम्स होती हैं इनको रिप्लेस करने की भी ज़रूरत होती है। इस स्कीम के अंडर हर क्रैच के लिए टोटल 25 बच्चे होने चाहिए जिनकी उम्र 5 साल तक हो सकती है। इसमें असिस्टेंस का क्या पैटर्न होगा वो अभी हम यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है उसमें हम बता सकते हैं। आपके पास मैनुअल होगा, आप उसमें देख सकते हैं, जैसे कि बोर्ड की तरफ से कितनी ग्रांट आती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का कितना शेयर होता है। अब रेकरिंग में 2 वर्कर्स के लिए ऑनरेरियम आ रहा है ना, पर वर्कर के लिए पर मंथ 400 रुपीज़, मतलब टोटल जो है 96% आ रहा है वो बोर्ड की तरफ से आ रही है ग्रांट, ठीक है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। हर बच्चे के लिए हर दिन 26 दिनों के लिए मंथ में ₹1.505 जो है वो आ रहा है। 90% मतलब 7380 बोर्ड की ग्रांट है और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर है इसमें 10% यानी कि 820, तो टोटल हो गया 8200। कॉन्टेंजेंसीज जैसे कि मेडिसिन वगैरह हो गई हैं वो 1500 बोर्ड की ग्रांट है 90% और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर 168 है 10%, तो टोटल हो गया 1668, ठीक है। अब टोटल हमारा जो बोर्ड की ग्रांट हो गई वो हो गई है
18,480। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर हो गया 988 रुपीज़। फिर टोटल जो है हमारा वो हो गया 19,468। अब नॉन रिकरिंग में क्या है, नई यूनिट के लिए 4,000 बोर्ड की ग्रांट का आता है। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर इसमें कुछ भी नहीं होता है। पुरानी यूनिट्स के लिए हर 5 साल में एक बार जो है 2,000 रुपये आते हैं, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 6,000, है ना। ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जिसमें आप अपनी ग्रांट इन एड की एप्लीकेशन को बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपने एप्लीकेशन के साथ लगानी होती है। जो एप्लीकेशन होती है वो 1 साल में बोर्ड तक 31 मार्च तक पहुंच जानी चाहिए। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रांट इन एड को रिसीव करती हैं इस स्कीम के अंडर, उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सीए से साइन करवा के भी सबमिट करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 2 थे ना हमारे, अब सेकंड हमारा आता है नेशनल क्रच फंड। नेशनल क्रच फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1994 में सेट किया था। ये जो न्यूली लॉन्च्ड स्कीम थी वो जो ग्रांट इन एड की स्कीम थी क्रच फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग एंड एलिंग मदर्स के लिए, उसका फंडिंग का पैटर्न इसके साथ बिल्कुल मैच करता था जैसे पहले डिस्क्राइब किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या जो महिला मंडल हो गए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में इनका सर्विस का जो रिकॉर्ड होता था वो नोन होता था, और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर रजिस्टर होता था या फिर पब्लिक ट्रस्ट के अंडर रजिस्टर होता था। कम से कम 2 साल के लिए ये एलिजिबल होते थे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सेम 25 बच्चे ही इंक्लूड कर सकते थे एक यूनिट में, और जो फंड था वो भी एनुअल ग्रांट जो थी 18,480 पर क्रैच 25 बच्चों के लिए मिलता था रेकरिंग एक्सपेंडिचर सेंटर को रन करने के लिए, और 4,000 जो था वो एक बार नॉन रेकरिंग ग्रांट में मिलता था ताकि क्रैच को एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियल कॉस्ट को पूरा किया जा सके। अब ये जो नेशनल क्रैच फंड की स्कीम थी इसके अकॉर्डिंगली जो क्रैच थी वो डे केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी, प्री स्कूल एजुकेशन, रिक्रिएशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी वो प्रोवाइड करती थी। ये जो क्रैच थी वो एक दिन में 8 घंटे के लिए काम करती थी। इन 2 स्पेसिफिक स्कीम्स के अलावा जो अभी ऊपर हमने मेंशन की हैं, फंडिंग फॉर चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स जो थे वो भी अलग अलग स्कीम्स के अंडर अवेलेबल थे, जैसे कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें भी फंड्स अवेलेबल होते थे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स थी जो एक स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम के अंडर फंड्स देती थी या एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल अवेलेबल करवाती थी ताकि वेलफेयर को प्रमोट किया जा सके और बच्चों की डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जा सके। और भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं जैसे कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, इनका सब का एक स्पेसिफिक फंडिंग स्कीम होती है जो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर रिवाइज होती है। प्रोग्राम में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्रोग्राम फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, इनके भी चाइल्ड केयर सर्विसेज के काफ़ी कंपोनेंट्स होते थे।
जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, उसकी अगर आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो आप स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड या फिर कोई भी रेलिवेंट मिनिस्ट्री हो स्टेट गवर्नमेंट की, उससे कलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं, है ना, उसकी आप इंफॉर्मेशन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं या जिला परिषद ऑफिस से या फिर विलेज पंचायत से आप ले सकते हैं। इसके बाद का हमारा जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।